हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंग प्रिंस वांगची को किस कर लेता है, जिसकी वजह से वांगची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसका पूरा शरीर तपने लगता है। किसी तरह से वांगची शिंगहुआ माउंटेन पर पहुंचता है। लीशिन वांगची का काफ़ी देर से वेट कर रहा था। तभी जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वांगची आ चुका था, पर उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। लीशिन उसे संभालता है और कहता है, अरे बड़े भैया, ये आपको क्या हुआ है? पर इससे पहले कि वांगजी उससे कुछ कह पाता, वो बेहोश हो जाता है। लीशिन किसी तरह से उसे संभालता है। वो जल्दी से उसे विंग क्लैन के पैलेस में ले जाता है। मिंगजू, शिचन, लाशिरन सब वहाँ पहुँच चुके थे। शिचन कहता है, लीशिन, वांगजी को क्या हुआ है और इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई है? लाशिरन, जो थोड़ी देर पहले तक वांगजी पर बहुत गुस्सा थे, वो वांगजी को ऐसे देखकर घबरा जाते हैं। जल्दी से फैमिली डॉक्टर को बुलाया जाता है। वांगजी बेड पर बेसुध पड़ा हुआ था। मिंगजू धीरे से लीशिन से कहती है, आखिरकार बड़े भाई को हुआ क्या है? तो लीशिन कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता है। पर वो ये कहते कहते अचानक से रुक जाता है, क्योंकि वांगजी ने उसे ये बात किसी से भी बताने के लिए मना किया था। डॉक्टर जब वांगजी की नब्ज़ चेक करते हैं तो कहते हैं कि सेकंड प्रिंस तो बिल्कुल ठीक हैं, इनकी पल्स भी बिल्कुल ठीक चल रही है, पर फिर भी न जाने क्यों इनका बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा हुआ है। इधर वेंग बहुत ज़्यादा परेशान था वांगजी को लेकर कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ उसने किस ही तो किया था ना वांगजी को। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो उस विसल को निकालता है और उसे बजाता है। उसके सामने सेम इल्यूजन जैसा बन जाता है, जिसमें दिख रहा होता है कि वांगजी बेड पर लेटा हुआ है और उसके चारों ओर कई सारे लोग थे, जिनमें से वो किसी को भी नहीं पहचानता था। इधर पैलेस में ली जुआन भागते हुए आती है और वांगजी के हाथों को पकड़कर रोने लगती है। वेंग ये देख लेता है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था। वो मन ही मन कहता है, ये लड़की कौन है और वांगजी का हाथ क्यों पकड़ी हुई है, उसके इतना नज़दीक क्यों है? मिंगजू कहती है, लीशिन, ये ली जुआन तो आज बड़े भैया को छोड़ना ही नहीं चाहती है। एक तो उनकी तबीयत ख़राब है, ऊपर से इस ली जुआन का रोने का नाटक। लीशिन से ये सब देखा नहीं जाता। वो धीरे से कहता है, मिस ली जुआन, प्रिंस वांगजी को आराम की ज़रूरत है। ये कहते ही उसकी नज़र लाशिरन पे पड़ती है। ली जुआन को लीशिन का ये बोलना अच्छा नहीं लगा था। वो गुस्से में भर जाती है, पर फिर वो खुद को समझाती है कि अरे नहीं, मैं तो लोगों के बीच में हूँ, मैं ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। लीशिन लाशिरन को देखकर जल्दी से मिंगजू के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि मिंगजू लाशिरन के मुँह बोले भाई की बहन थी, जिसे लाशिरन बहुत मानते थे। डॉक्टर भी यही बात कहता है कि प्रिंस वांगजी को आराम की ज़रूरत है, तो लाशिरन कहते हैं, हम सबको यहाँ से चलना चाहिए। तभी लीशिन कहता है, मास्टर, मैं यहीं रहूँगा, हो सकता है कि प्रिंस वांगजी को मेरी कोई ज़रूरत पड़े। शिचन कहता है, अंकल, लीशिन ठीक कह रहा है। ली जुआन तो वहाँ से जा ही नहीं रही थी। जब लाशिचन ने उससे कहा तो वो वहाँ से चली गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ली जुआन लाशिचन से डरती थी। मिंगजू अभी भी वहीं पर खड़ी हुई थी। तभी लाशिरन कहता है, मिंगजू क्या हुआ, तुम यहीं रहोगी क्या? तो मिंगजू कहती है, अंकल, मैं बस अभी थोड़ी देर में आई। वांगजी के रूम में अब सिर्फ वांगजी, लीशिन और मिंगजू ही थे। वेंग बेचारा इतना परेशान था और वो वांगजी के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मिंगजू लीशिन के करीब आती है और कहती है, लीशिन, तुम्हें पता है कि बड़े भाई क्यों बेहोश हो गए हैं? लीशिन क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा ये बात, मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? तो मिंगजू वांगजी की नब्ज़ पकड़ती है और कुछ देर बाद कहती है, बड़े भाई को एक ह्यूमन क्लैन के पर्सन से प्यार हो गया है। दरअसल मिंगजू के अंदर एक पावर थी कि वो लोगों की नब्ज़ पकड़कर उनके दिल का हाल जान जाती थी। मिंगजू की बात सुनते ही लीशिन जल्दी से मिंगजू के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, श्श, धीरे बोलो, अगर किसी को ये बात पता चल गई तो पैलेस में तूफान आ जाएगा।
मिंगजू स्माइल करती है और धीरे से लीशिन के हाथ पर किस कर लेती है। लीशिन तुरंत ही अपना हाथ हटा लेता है और कहता है, प्रिंसेस प्लीज़ आप थोड़ा सा बिहेव करो, आप तो बिल्कुल भूल ही जाती हो कि हम कहाँ पर हैं। मिंगजू हंसती है और कहती है, मेरे क्यूट से लीशिन। तभी वांगजी के शरीर में हरकत सी होती है। लीशिन तुरंत वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सेकंड प्रिंस वांगजी, आप अभी कैसा फील कर रहे हो। पर वांगजी उसकी तरफ ना देखकर एक डायरेक्शन में देख रहा होता है, जैसे कि वो सीधा वेंग की ओर ही देख रहा हो। वेंग वांगजी को होश में आया देखकर बहुत खुश हो जाता है, पर वो जैसे ही उस इल्यूजन के नज़दीक जाता है और उसे टच करने की कोशिश करता है तो वो इल्यूजन अचानक से गायब हो जाता है। वेंग का मन बहुत उदास हो गया था, उसे किसी भी हाल में लान वांगजी से मिलना था। तभी उसके रूम में यानली डॉक्टर को लेकर आ जाती है। उसे देखते ही वेंग यानली के गले लग जाता है। वो कहता है, शिजे मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अब मैं ठीक हूँ। डॉक्टर को वापस भेज दिया जाता है। यानली कहती है, आशियान बताओ मुझे क्या बात है। वेंग कहता है, शिजे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे दिल में क्या हो रहा है। यानली कहती है, आशियान मुझे पूरी बात बताओ। तो वेंग कहता है, शिजे अगर हमें किसी का किसी और से बोलना या किसी के नज़दीक जाना बुरा लगता है तो ये क्या है। यानली पहले तो समझ नहीं पाती, फिर वो कहती है, आशियान क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। वेंग के सुनकर चौंक जाता है और कहता है, शिजे ये आप क्या कह रही हो, प्यार और वो भी मुझे। यानली कहती है, आशियान मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, पर प्लीज़ तुम विंग क्लैन के लोगों से थोड़ा दूर ही रहना। पर कहते हैं ना, प्यार कब किससे हो जाए किसी को भी नहीं पता। वांगजी के दिल दिमाग से वेंग का वो किस निकल ही नहीं पा रहा था। तभी उसे अपनी बॉडी में एक पेन महसूस होता है, जो कि उसके हार्ट के ऊपर जो जगह थी वहाँ हो रहा था। वो जगह बहुत ज़्यादा पेन करने लगती है। वांगजी उस जगह को पकड़ लेता है, बेड पर बैठ जाता है। लीशिन और मिंगजू बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी मिंगजू कहती है, बड़े भाई को वही ठीक कर सकता है जिससे इन्हें प्यार हुआ है। तो ये सुनते ही वांगजी मिंगजू की ओर घूरने लगता है। वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था, पर वांगजी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मिंगजू कहती है, बड़े भाई आप ठीक तो हो ना। सॉरी अगर मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा हो। पर वांगजी उसे कुछ भी नहीं कह पा रहा था क्योंकि दर्द ही इतना ज़्यादा था। तभी वो उन दोनों को अपने रूम से जाने के लिए कहता है और कहता है कि कुछ देर मुझे अकेला रहना है। वांगजी से सभी डरते थे, इसीलिए मिंगजू और लीशिन उसकी बात मानकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद वांगजी अपनी स्पिरिचुअल फोर्सेस से खुद को हील करता है और कहता है, वांगजी तुम्हें वेंग से दूर रहना होगा, न केवल अपने लिए बल्कि वेंग के लिए भी। वेंग अब जब वो विसल बजाता था पर उसे वांगजी का इल्यूजन नहीं दिखता था क्योंकि वांगजी ने उसे रोक दिया था। इस सब की वजह से वेंग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था। न जाने कितने ही बुरे ख्याल वेंग के दिल दिमाग में हर दिन आते थे। न उसे दिन में चैन था, न रात में नींद आती थी। वांगजी भी पूरी तरह से सेक्लूशन में चला गया था, यानी कि एकांतवास। वो अपनी पावर्स को रिगेन करने के लिए ये सब कर रहा था, पर इस सब में भी वो एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी वेंग को नहीं भूला था, और नहीं तो वो किस। इसी तरह से 15 दिन बीत जाते हैं। अब वेंग के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कितना ही बड़ा रिस्क क्यों न लेना पड़े, पर वो वांगजी से मिलकर ही रहेगा। वेंग के दिल में वांगजी के लिए प्यार और ज़्यादा गहरा हो चुका था। पहले तो वो ये बात नहीं मानता था, पर इन 15 दिनों ने उसे काफ़ी कुछ सिखा दिया था और एहसास भी करा दिया था। वो जानता था कि शिंगहुआ माउंटेन पर जाना ह्यूमन क्लैन के लोगों के लिए मना था, पर एक वही रास्ता था जिससे कि वो प्रिंस वांगजी से मिल सकता था। एक सुबह वो यानली के पास जाता है और कहता है, शिजे आज मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो आपने मुझसे मना किया था, यानी कि मैं शिंगहुआ माउंटेन पर जाने वाला हूँ। पर अपने भाई पर आप यकीन करिए, मैं आपका या जेंग फैमिली का नाम कभी ख़राब नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ टाइम दे दीजिए। यानली बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर एक बार वेंग ने कुछ डिसाइड कर लिया तो वो वही करेगा। वो किसी की भी नहीं सुनता था वेंग के बारे में, इसलिए वो उसको बचाने के लिए अपनी मदर से
झूठ कह देती है। उसने जियंगचा को भी कुछ भी नहीं बताया था। उसने उन दोनों से ये कहा था कि वेइंग कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। वेइंग तेज़ कदमों से शिंगहुआ माउंटेन की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। वेइंग जब ध्यान से इधर उधर देखता है तो थोड़ी दूर पर उसे कोई घायल व्यक्ति दिखता है। वेइंग जल्दी से उस पर्सन को उठाता है और कहता है, कौन कौन हो तुम? वो पर्सन कहता है, मेरा नाम वेनिंग है। मैं अपनी सिस्टर के साथ घर जा रहा था, पर अचानक से एक शेर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। वो रास्ता जहाँ पर इस वक्त वेइंग था वो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। वेइंग कहता है, लेकिन तुम्हारी तो हालत बहुत ही ख़राब है। अगर तुम्हें इस वक्त इलाज नहीं मिला तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। वेनिंग कहता है कि मेरी सिस्टर बस आती ही होंगी। उन्होंने मुझसे कहा है कि उनके पास एक दवाई है जिससे कि मेरी जान बच जाएगी। ये कहते ही वेनिंग के मुंह से ब्लड आने लगता है। वेइंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस हाल में वेनिंग को छोड़ के चला जाए या फिर वो वहीं रहे, क्योंकि टाइम बीतता जा रहा था और उसे टाइम से घर भी वापस लौटना था। तभी उसे याद आता है। वो अपनी रोब से एक पोटली निकालता है। उसमें एक पिल रखी हुई थी जो कि यानली ने उसे दिया था। ये पिल इतनी ताकतवर थी कि मरते हुए व्यक्ति की जान भी बचाई जा सकती थी। वेइंग जल्दी से उस पिल को वेनिंग को खिला देता है। कुछ ही टाइम में वेनिंग की ब्लीडिंग काफ़ी कम हो जाती है और उसे दर्द में भी आराम हो जाता है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वेनिंग की सिस्टर आ जाती है और वो वेइंग को धक्का देते हुए कहती है, कौन हो तुम? और मेरे भाई के साथ क्या कर रहे हो? तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा क्या किया है? तभी वेनिंग कहता है, सिस्टर, इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। अगर ये ना होते तो आपका ये भाई अब तक मर चुका होता। ये हमारे दुश्मन नहीं हैं, इन्होंने तो हमारी मदद ही करी है। ये सुनकर वेनिंग की सिस्टर को थोड़ा सा सुकून होता है। वो कहती है, मैं वेंचिंग हूँ और आप? तो वेइंग कहता है, मेरा नाम वेवुशियन है। फिर वो कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। तभी वेंचिंग उसे कहती है, इधर तो शिंगहुआ माउंटेन है और विंकलैंड भी है, इधर आप क्या करने जा रहे हो? तो वेइंग हंसता है और कहता है, मुझे वहीं जाना है। तभी वेंचिंग उसे रोकती है और कहती है, वहाँ पर ह्यूमंस का जाना मना है। फिर वो अपने पास से एक पिल वेइंग को देती है और कहती है, इस पिल को खाते ही तुम विंकलैंड के लोगों के जैसे ही बन जाओगे, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि इस पिल का असर बस एक दिन तक ही रहता है। वेइंग उसे थैंक यू बोलता है और स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में क्या वो पिल असर भी करेगी। उसके जाने के बाद वेनिंग को सहारा देकर उठाती है और कहती है, आनिंग, तुमने वेवुशियन को कहीं ये तो नहीं बताया कि हम डीमन क्लैन से बिलोंग करते हैं, वरना हमारे लिए और मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। वेनिंग कहता है, नहीं सिस्टर, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा था मुझे सब याद है। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, पर मुझे इतना तो पता चल गया है कि वेवुशियन बहुत अच्छा और बहुत नेक दिल इंसान है। वेइंग उस शिंगहुआ माउंटेन पर चढ़ जाता है और फिर वो उस पिल को खा लेता है। देखते ही देखते वेइंग बिल्कुल विंकलैंड के लोगों की तरह दिखने लगता है, वाइट क्लोथ्स और विंग्स। वेइंग बहुत खुश था। वो आगे बढ़ने लगता है। लगभग आधे घंटे के बाद विंकलैंड का पैलेस आ जाता है। वेइंग को डर था कि कहीं गार्ड ने उसे पहचान लिया तो क्या होगा। वो इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था। तभी वहाँ लीशिन आ जाता है। वो वेइंग को बहुत गौर से देख रहा होता है। लीशिन कहता है, हे, मैंने तो तुम्हें आज से पहले यहाँ कभी नहीं देखा। उसे वेइंग पर डाउट हो रहा था। तभी वेइंग हंसा और बोला, तुम भी ना क्या मजाक करते हो, मैं यहीं का तो हूँ। लीशिन कुछ कहता तब तक वेइंग विंकलैंड के लोगों के साथ अंदर चला गया। लीशिन उसे बहुत ढूंढता है पर वेइंग उसे कहीं नहीं दिखता। विंकलैंड का पैलेस बहुत ही खूबसूरत था। ऐसा नज़ारा वेइंग ने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा था। वो इधर उधर पैलेस में घूम रहा था कि कहीं उसे वांग जी दिख जाए। तभी वो 2 क्लैन मेंबर्स को बातें करते हुए सुन लेता है, जो कि कह रहे थे कि सेकंड प्रिंस तो न जाने कब एकांतवास से बाहर निकलेंगे,
पता नहीं उस दिन उन्हें क्या हो गया था जो कि उनकी इतनी तबीयत बिगड़ गई थी। वेंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो वांगजी को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। तभी उसे एक सर्वेंट हाथ में खाने की प्लेट ले जाता हुआ दिखता है। वेंग उसके पीछे पीछे जाने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो खाना वांगजी के लिए ही ले जा रहा था। और यही सच भी था। वेंग एक कोने में खड़ा होकर चुपचाप ये सब देख रहा था। सर्वेंट कई बार आवाज़ लगाता है, सेकंड प्रिंस प्लीज़ खाना खा लीजिए। तो कुछ देर बाद अंदर से आवाज़ आती है, खाने की प्लेट वहीं रख दो और जाओ यहाँ से। सर्वेंट ऑर्डर को मानकर खाने की प्लेट वहीं रख देता है और वहाँ से चला जाता है। वेंग सोचता है कि यही एक अच्छा मौका है प्रिंस वांगजी के रूम में जाने का। वो जल्दी से खाने की प्लेट को उठाता है और रूम के अंदर चला जाता है। वेंग के दिल में घबराहट और बेचैनी दोनों ही हो रखी थी। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करता है तो वो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। वेंग घबरा जाता है। प्रिंस वांगजी का रूम बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज्ड था, पर आखिरकार वांगजी था कहाँ। तभी एक तलवार अचानक से वेंग की तरफ आती है। वेंग अपने को बचाने की तो बहुत कोशिश करता है, पर वो खुद को संभाल नहीं पाता और गिरने लगता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर कुछ देर बाद वो सोचता है, क्या मैं ज़मीन पर नहीं गिरा तो फिर मैं कहाँ हूँ। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ का टच महसूस होता है। वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो वांगजी के बाहों में था। वेंग वांगजी से दूर होने लगता है, पर वांगजी उसे दीवार के सहारे पुश कर देता है। वांगजी के हेयर्स वेट थे और वो हाफ नेकेड था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी अभी बाथ टब से निकल कर आया हो। वेंग तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वांगजी उसे ऊपर से नीचे तक घूरे जा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। वांगजी कहता है, वे वो शेन, तुम यहाँ विंग क्लैन में क्या कर रहे हो और ये तुम्हारे कपड़े हमारी क्लैन के जैसे क्यों हैं। वेंग कहता है, वांगजी वो मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही थी और अब तो मुझे तुम्हारा इल्यूजन भी नहीं दिखता है। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो दिन की वजह से। वांगजी के सीने में पेन होने लगा था, पर वो उसे छुपाते हुए कहता है, वे वो शेन, तुम्हें पता भी है कि तुमने आज क्या किया है। अगर किसी को भी यहाँ ये बात पता चल गई कि तुम ह्यूमन क्लैन के होकर यहाँ आए हो तो पता है तुम्हें वेंग तुम्हारी जान ले ली जाएगी। वेंग ने आज पहली बार वांगजी को इतना गुस्से में देखा था। वो कहता है, सॉरी वांगजी, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। ये सुनते ही वांगजी गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारता है और कहता है, तुम हो कौन मेरे जो तुम्हें मेरी इतनी चिंता है। तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं विंग क्लैन का प्रिंस हूँ और तुम एक नॉर्मल से ह्यूमन। तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ और अपनी फैमिली के पास वापस चले जाओ। वेंग की आंखें भर आई थी वांगजी के ऐसे रूड बिहेवियर को देखकर। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए और अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल लाते हुए बोलता है, वांगजी, ओ सॉरी प्रिंस वांगजी, मुझे लगा था कि हम दोनों क्लोज़ हैं। वो किस जो हमारे बीच में। तभी वांगजी वेंग के हाथ को कसकर पकड़ता है और कहता है, वे वो शेन, वो किस तो मैं कब का भूल चुका हूँ और वैसे भी वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता था। तुम मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हो वे वो शेन। ये कहते ही वांगजी दूसरी तरफ नज़रें घुमा लेता है। उसकी आंखें भर आई थी। सच तो ये था कि वो किस वांगजी का फर्स्ट किस था। इसी वजह से उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो इतना बीमार पड़ गया था। वांगजी भी वेंग को प्यार करता था, पर अगर ये प्यार बढ़ेगा तो वांगजी के हार्ट में वो पेन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और फिर उसे अपनी पावर्स यानी कि स्पिरिचुअल और उड़ने की पावर सब खोनी पड़ेंगी और सबसे बड़ी चीज़ वेंग को मार दिया जाएगा। और वांगजी कभी ऐसा नहीं होने दे सकता था। वेंग उसके लिए अब खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था। वेंग का तो दिल ही टूट गया था। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। होप सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं न्यू पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।